ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मेरा नाम साजिदा बेगम है। मैं GPU कॉलेज चितवाड़गी हाई स्कूल की सोशल साइंस टीचर हूँ, हॉस्पिट तालुक ज़िला बल्लारी। बच्चों, सबसे पहले मैं तमाम अजीज़ तलबा और तालिबात का इस ई क्लास कमरे जमात में खुशामदीद करती हूँ और खैर मक़दम करती हूँ, और ये उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज का सबक बगौर सुनने के लिए तैयार होंगे, और ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग कापी और कलम लेकर तैयार होंगे ताकि यहाँ पर दिए गए सरगर्मियों को और अहम नुकात को आप अपने ब्याजों में नोट कर सकें। तो बच्चों, यहाँ पर मैं आप लोगों को सबसे पहले स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखा रही हूँ। आप लोग इस तस्वीर को पहचानिए, इस नक्शे को पहचानिए और बताइए कि कौन सा नक्शा है। इसको तो सब लोग पहचानते ही हैं, सही कहा आप लोगों ने, ये हिंदुस्तान का नक्शा है। हिंदुस्तान एक जजीरे नुमा है, इसके 3 तरफ पानी और एक तरफ ज़मीन है, इसीलिए इसको जजीरे नुमा कहते हैं। तो बच्चों, मैं अब आप लोगों से चंद सवालात पूछना चाहूँगी और उम्मीद करती हूँ आप लोग सही जवाब देंगे। मेरा पहला सवाल है, हिंदुस्तान के चंद पड़ोसी ममालिक के नाम बताइए। सही जवाब दिया आप लोगों ने, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन वगैरह हिंदुस्तान के पड़ोसी ममालिक कहलाते हैं। उसी तरह से मेरा दूसरा सवाल है कि क्या हिंदुस्तान के तिजारती ताल्लुकात अपने सिर्फ पड़ोसी ममालिक के साथ ही हैं? सही जवाब है आप लोगों का, नहीं, सिर्फ पड़ोसी ममालिक के साथ ही नहीं है बल्कि दूसरे ममालिकों के साथ भी हैं। तो बच्चों, मेरा तीसरा सवाल है, चंद बड़े तिजारती ताल्लुकात वाले ममालिक के नाम बताइए जिनसे हिंदुस्तान के तिजारती ताल्लुकात हैं। सही जवाब दिया आप लोगों ने, अमेरिका, रूस, चीन, कोरिया, जापान वगैरह तमाम हमारे तिजारती ममालिक भी कहलाते हैं जिनके साथ हिंदुस्तान के अच्छे तिजारती ताल्लुकात भी हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आप लोगों के लिए एक सरगर्मी है, आप लोग स्क्रीन पर दिए गए तस्वीरों को पहचानेंगे। अब आप लोग यहाँ पर एक सरगर्मी, जहनी सरगर्मी पहले कर लीजिए, उसके बाद हम तस्वीरों के साथ भी जाएंगे। तो यहाँ पर 2 फहरिस्त आप लोगों को दिए गए हैं, फहरिस्त अलीफ और फहरिस्त बे। अलीफ में तमाम पड़ोसी ममालिक के नाम दिए गए हैं और बे में उनके बॉर्डर लाइंस को दिए गए हैं, हिंदुस्तान के उनके बॉर्डर लाइंस क्या कहलाते हैं। लेकिन ये मिस मैच है, आप लोगों को सही मैच करके सही जवाबात को लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है बांग्लादेश, बताइए इसके बॉर्डर लाइन को क्या कहते हैं। हिंदुस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर लाइन को हम कहेंगे इंडिया बांग्ला लाइन, बिल्कुल सही। उसी तरह से दूसरा यहाँ पर ये है मुल्क है चीन, तो बताइए इसके साथ और हिंदुस्तान के बॉर्डर लाइन को हम क्या कहेंगे। सही कहा आप लोगों ने, मैकमोहन लाइन। उसी तरह से तीसरा है नेपाल, तो इसके बॉर्डर लाइन को हिंदुस्तान के साथ की बॉर्डर लाइन को क्या कहते हैं, इंडिया नेपाल लाइन। म्यांमार की बॉर्डर लाइन को हम कहेंगे इंडिया म्यांमार लाइन। उसी तरह से भूटान के हम बॉर्डर लाइन को कहेंगे इंडिया भूटान लाइन। अफगानिस्तान के बॉर्डर लाइन को क्या कहेंगे बच्चों, ये भी सही कहा आप लोगों ने, ड्यूरेंट लाइन कहते हैं। उसी तरह से आखिरी है पाकिस्तान, तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियानी जो बॉर्डर लाइन है उसको हम क्या नाम से पुकारते हैं, रेड क्लिफ लाइन। आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, मुबारक हो। आइए आगे बढ़ते हैं, इस सरगर्मी को आप पूरा कीजिए, तस्वीरों को पहचानिए और बताइए पहली तस्वीर में आप लोग क्या देख रहे हैं। नंबर 1 जो दिखाई दे रहा है उस पहली तस्वीर में आप क्या देख सकते हैं। सही कहा आप लोगों ने, अकेला इंसान उदास बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। उसी तरह से दूसरी तस्वीर में आप लोग क्या देख रहे हैं बच्चों स्क्रीन पर। सही कहा, बहुत सारे दोस्त एंजॉय करते हुए, मजा करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो आइए अगली तस्वीर देखते हैं। इस तीसरी तस्वीर में आप लोग क्या देख सकते हैं बच्चों, स्क्रीन पर देखिए और बताइए। सही कहा आप लोगों ने, छोटा सा खानदान नाखुश दिखाई दे रहा है। उसी तरह से चौथी तस्वीर में आप लोग क्या देख सकते हैं, ये भी सही कहा आप लोगों ने, बड़ा खानदान त्योहारों में खुशियां मनाते हुए हम देख सकते हैं। तो बच्चों, इन तस्वीरों से हमने ये सीखा कि छोटा अकेला इंसान या सब मिलजुल के रहने में क्या फ़र्क है। तो बच्चों,
आज के आफाती और जदीद दौर में एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ बेहतरीन ताल्लुकात बनाना आज की अशद ज़रूरत है। हमारे दस्तूर के चौथे हिस्से के रियासती रहनुमाई और हिदायती उसूल के दफ़ा 51 में बैनुल अक़वामी अमन और बैनुल अक़वामी भाईचारगी के मुताल्लिक़ बयान किया गया है। यानी एक इंसान जिस तरह से अकेला खुश नहीं रह सकता, उसी तरह से एक मुल्क भी अकेला खुश और तरक्की नहीं कर सकता। यानी इंसानों के लिए हो चाहे मुल्क के लिए हो, राबता दूसरों से बेहद ज़रूरी है। आइए इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें हमें बताती हैं हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म के दूसरे ममालिक के साथ वज़ीर आज़म के ताल्लुकात को यहाँ पर हम देख सकते हैं। तस्वीरों में आप देखिए हमारे मुल्क के दूसरे ममालिक के साथ किस तरह से ताल्लुकात रखे हुए हैं। इस तस्वीर में भी आप देख सकते हैं। ये भी तस्वीर यही बताती है कि हमारे ताल्लुकात दूसरे ममालिक के साथ कितने अच्छे ताल्लुकात हैं। तो बच्चों, इससे हम लोग ये सीखते हैं कि चाहे इंसान हो चाहे एक मुल्क हो, अकेला तरक्की नहीं कर सकता। आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए दूसरों से राबता या ताल्लुकात ज़रूरी हैं। तो आज हम इल्म सियासियात का तीसरा सबक दीगर ममालिक के साथ हिंदुस्तान के ताल्लुकात पर रोशनी डालेंगे। और इस सबक के अहम नुकात क्या हैं, आइए देखते हैं। हिंदुस्तान और चीन के साथ ताल्लुकात को हम देखेंगे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात इसमें दिए गए हैं और इसमें रूस और अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात बताए गए हैं। लेकिन बच्चों, आज की क्लास में हम सिर्फ दो अहम नुकात यानी चीन और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात पर रोशनी डालेंगे। अगले दो मुल्कों के साथ जो ताल्लुकात हैं वो हम अगले यूनिट में कंटिन्यू करेंगे। तो आज की सलाहियतें क्या हैं, आइए वो भी देख लेते हैं। दिए गए दो ममालिक के साथ हिंदुस्तान के ताल्लुकात को जानेंगे, यानी चीन और पाकिस्तान के साथ। उसके बाद इन दो ममालिक को हिंदुस्तान के नक्शे में हम निशानदही करना सीखेंगे और हम इनके झंडों को, कौमी झंडों को भी पहचानना सीखेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक सरगर्मी कर लेते हैं बच्चों। आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको दुनिया के नक्शे में चीन और पाकिस्तान की निशानदही करना है, जो हमारे पड़ोसी ममालिक भी हैं, जो आज के हमारे अहम नुकात भी हैं पढ़ने के लिए। आइए देख लेते हैं। यह है दुनिया का नक्शा। अब बताइए, इसमें पाकिस्तान बिल्कुल सही आप लोगों ने निशानदही की। उसी तरह से चीन की निशानदही कीजिए बच्चों, ये भी आप लोगों ने सही कहा। तो दरमियान में हिंदुस्तान है और मशरिक़ और मगरिब में क्या है, पाकिस्तान और चीन मौजूद है। तो आइए इनके साथ हमारे ताल्लुकात को देखते जाएंगे। इस तस्वीर को देखिए और पहचानिए ये कौन कौन से ममालिक के झंडे हैं। सही पहचाना आप लोगों ने, हिंदुस्तान और चीन का झंडा है। उसी तरह से एक और तस्वीर आप देख रहे हैं, इसको पहचानिए, ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान का झंडा है। तो आइए एक के बाद एक देखते जाएंगे। सबसे पहले हम हिंदुस्तान और चीन के ताल्लुकात को देखेंगे। इसमें हम क्या देखने वाले हैं, सिंध नदी की तहजीब के बारे में, कसीर आबादी दोनों मुल्कों में पाई जाती है इसके बारे में देखेंगे, तिब्बत के मसले पर देखेंगे, पंचशील के उसूल क्या हैं हम जानेंगे। उसी तरह से मेसोपोटामिया की तहजीब के बारे में जानेंगे, कौटिल्य की लिखी हुई तसनीफ अर्थशास्त्र के बारे में मालूमात हासिल करेंगे, ब्रिक्स तंजीम को देखेंगे और साथ साथ बुद्ध मजहब के बारे में क्या ताल्लुकात हैं, इन तमाम पर हम रोशनी डालेंगे। आइए एक के बाद एक तस्वीरों के साथ हम ताल्लुकात देखते जाएं। सबसे पहले है सिंध नदी की तहजीब दोनों ममालिक में एकसा पाई जाती है। सिंध नदी जो आप लोग जानते हैं हिंदुस्तान में, चीन में और पाकिस्तान में एक साथ बहती है। तो इस नदी पर सबसे पहले तहजीब, दुनिया की सबसे पहली तहजीब कहलाती है। ये दोनों ही मुल्कों में देखी जा सकती है। इस तरह से भी हम दोनों ममालिक के ताल्लुकात हैं। उसके बाद जो है हिंदुस्तान और चीन दोनों ही ममालिक में आबादी एकसा पाई जाती है। बच्चों, ये तो हम सब जानते हैं कि चीन दुनिया का रकबे के लिहाज से तीसरा बड़ा मुल्क है, लेकिन आबादी के लिहाज से पहला बड़ा मुल्क है। उसी तरह से हिंदुस्तान रकबे के लिहाज से 7वां बड़ा मुल्क है, लेकिन आबादी के लिए दूसरा बड़ा मुल्क है। तो इस तरह से आबादी के लिहाज से हम दोनों ही ममालिक में एकसानियत पाई जाती है। दोनों ही कसीर आबादी वाले मुल्क कहलाते हैं। इस लिहाज से भी दोनों मुल्क का ताल्लुक दिखाई देता है। उसके बाद हम देखेंगे 1962 में तिब्बत के मामले पर जंग। तो बच्चों, 1962 में चीन ने तिब्बत के मामले पर हिंदुस्तान पर हमला किया था, जंग का मौका आया था। तो इस तरह से भी ये एक हिंदुस्तान और चीन के दरमियान मसला बना हुआ है।
उसके बाद हम देखेंगे, ये भी तिब्बत का मसला आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यानी चूंकि तिब्बत हिंदुस्तान और चीन के दरमियान में वाक़या है, इसीलिए इस पर हमेशा से एक मसला ही बना हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे सरहद का मसला। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं हिंदुस्तान की और चीन की सरहदी लाइन जो है, इसके लिए भी, इसकी तकसीम के लिए भी बहुत सारे तनाज़ात अब तक खड़े हो चुके हैं। उसके बाद हम देखेंगे दोनों ममालिक ने पंचशील के उसूलों को अपनाया है। तस्वीर में आप लोग देख ही रहे हैं, हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म चीन के वज़ीर आज़म के साथ पंचशील पर दस्तखत कर रहे हैं। तो क्या है बच्चों ये पंचशील? आइए एक नज़र इस पर डालते हैं। ये हमारे मुल्क की खारिजा पॉलिसी के 5 अहम नुकात में से एक नुकात है, जो जून 1954 में आलमी अमन के नज़रिए से चीन के वज़ीर आज़म चौन लाई और इस वक्त हमारे वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू थे, तो उन दोनों ने बाहमी अमन और बैनुल-अक़वामी राबते के लिए 5 उसूलों को अपनाया था। यही पंचशील के उसूल कहलाते हैं। तो क्या है वो पंचशील? आइए देखते हैं। बाहमी को इलाक़ाई सालमियत और इक़्तिदार आला का एहतराम करना, अदम जारियत, एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में अदम मदाखलत करना, मसावात और बाहमी फ़ायदे और पुरअमन बक़ाए बाहम, यानी एक दूसरे के साथ जंग ना करेंगे, इत्तेहाद से रहेंगे, पुरअमन और शांति इख्तियार करेंगे, एक दूसरे का इज़्ज़त एहतराम करेंगे। ये तमाम नुकात पर मुश्तमिल इस पंचशील के उसूल को चौन लाई और उस वक्त हमारे वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू ने मिलकर इस पंचशील को अपनाया था। ये हमारे मुल्क के खारिजा पॉलिसी की बुनियादी राह भी कहलाती है। तो आइए बच्चों आगे देखते हैं। मेसोपोटामिया की तहज़ीब दोनों ममालिक में एकसां पाई जाती है। तो मेसोपोटामिया यानी ये भी क़दीम तहज़ीबों में से एक तहज़ीब है। तस्वीर में आप लोग देख सकते हैं, दोनों ही मुल्कों में ये तहज़ीब पाई जाती है। उसके बाद एकसां तहज़ीब यहाँ पर घरों की तामीर हो, चाहे रहन सहन हो या बनाने का तरीक़ा हो, आप लोग देख सकते हैं दोनों ही मुल्कों में ये दिखाई देती है। इससे भी हम दोनों ममालिक के ताल्लुक़ात दिखाई देते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दोनों ममालिक का जिक्र है। यानी कौटिल्य कौन है? इनको चाणक्य भी कहते हैं, हम जानते हैं। चंद्रगुप्त के दौर में ये उनके उस्ताद रहा करते थे और ये माहिर माशियात भी कहलाते हैं। इन्होंने एक तसनीफ़ लिखी थी जिसका नाम है अर्थशास्त्र। तो इसमें इन्होंने दोनों ही मुल्क के बारे में, माशियात के बारे में लिखा है। इससे भी हम दोनों ममालिक के दरमियान के ताल्लुक़ात ज़ाहिर होते हैं। उसी तरह से ब्रिक्स ममालिक की तंजीम कायम की गई। ब्रिक्स एक तंजीम है जिसे हिंदुस्तान और चीन दोनों ही इसके मेंबर ममालिक हैं। और इसके मेंबर ममालिक हम देखें तो रशिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, चाइना और ब्राज़ील, ये तमाम ब्रिक्स ममालिक की एक तंजीम है जो एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करने के लिए बनाई गई थी। इसमें ये दोनों ही ममालिक इसके मेंबर ममालिक हैं, तो इससे भी हमारा राबता ज़ाहिर होता है। हिंदुस्तान में उभरा बुद्ध मज़हब यहाँ का अहम मज़हब बना। ये तो हम सब जानते हैं कि जैन मज़हब और बुद्ध मज़हब हिंदुस्तान में जन्म लिए थे, लेकिन यहाँ से ज़्यादा चीन में इसके मानने वाले हैं और बुद्ध मज़हब वहाँ का अहम मज़हब बन गया है। तो इस तरह से ये भी एक ताल्लुक़ात ज़ाहिर करता है। तो आइए बच्चों यहाँ पर एक सरगर्मी कर लेते हैं। आप लोगों को खाली जगहों को भर्ती करना है। स्क्रीन पर आप लोग जुमले देख ही रहे हैं। पहला जुमला है, हिंदुस्तान के ज़मीनी हिस्से का सबसे बड़ा पड़ोसी ममालिक कौन सा है? ये तो हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान के सरहदी इलाके आबी सरहद भी है और ज़मीनी सरहद है। तो ज़मीनी सरहद का सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है, ये आप लोगों को बताना है। सही जवाब दिया आप लोगों ने, चीन हमारा पड़ोसी मुल्क है। उसी तरह से 1962 में चीन के साथ डैश के मामले पर जंग हुई थी। किस मामले पर 62 में चीन ने हिंदुस्तान पर जंग किया था? सही कहा आप लोगों ने, तिब्बत के मामले पर। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान अब तक कितनी जंगें हो चुकी हैं बच्चों? ये भी सही कहा, 3 जंगें हो चुकी हैं। 2001 में पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के डैश पर हमला किया था। सही कहा आप लोगों ने, पार्लियामेंट पर हमला किया था। चीन का अहम मजहब कौन सा है? अभी अभी आप लोगों ने इसके बारे में मालूमात हासिल की है। तो चीन का अहम मजहब है बुद्ध मजहब। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में माशी और डैश पॉलिसी से ताल्लुक़ रखती है, वो है सखाफती। दोनों ही पॉलिसी से यहाँ पर ताल्लुक़ात देखे जा सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम हमारा दूसरा अहम नुकात पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ात को देखने जा रहे हैं। बच्चों,
इस तस्वीर को पहचानिए, ये कौन सा झंडा है? इसे आप पहले भी पहचान चुके हैं, ये है हिंदुस्तान और पाकिस्तान का झंडा। आइए इनके ताल्लुकात पर नज़र डालते हैं। सरहदी पड़ोसी ममालिक है पाकिस्तान हमारा, क़ब्ल आज़ादी यहाँ से हमारा ताल्लुक़ है। उसके बाद जम्मू कश्मीर का, दहशतगर्दी का, पानी का, सरहद का मसला यहाँ पर देख सकते हैं। दोनों ममालिक में जंगें हो चुकी हैं। उसी तरह से ताशकंद मुआहिदा, शिमला मुआहिदा वगैरह मुआहिदों के बारे में हम देखेंगे। और साथ साथ हम 2001 में जो पार्लियामेंट पर हमला हुआ था, मुंबई पर हमला हुआ था और इसी तरह से पठानकोट पर हमला हुआ था, इन तमाम के बारे में हम तस्वीरों के साथ एक के बाद एक तफसील से देखते जाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं सरहदी पड़ोसी ममालिक हैं। आप लोग तस्वीर में देख ही रहे हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का एक ही सरहदी बॉर्डर लाइन है, उसे हम क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। तो इस तरह से सरहदी पड़ोसी ममालिक होने के से भी हम दोनों का एक ताल्लुक़ ज़ाहिर होता है। उसी तरह से क़ब्ल आज़ादी हिंदुस्तान का हिस्सा रह चुका है पाकिस्तान। आज़ादी से पहले पाकिस्तान और हिंदुस्तान में कोई फ़र्क नहीं था, दोनों एक ही मुल्क का हिस्सा थे। लेकिन आज़ादी के बाद अलग एक कौम बनाकर पाकिस्तान अलग हो गया। इस तरह से आज़ादी से पहले ही ये हमारा हिस्सा रह चुका है। जम्मू कश्मीर, दहशतगर्दी, पानी का मसला, सरहद का मसला, ये तमाम पाकिस्तान के साथ हमारे तनाज़ात अभी भी चल रहे हैं। आइए देखते हैं इनको। पहला है पानी की तकसीम, यानी यहाँ से जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो नदियाँ बहती हैं, उसकी पानी की तकसीम के लिए हमेशा ही से ये मसला चला आ रहा है। उसके बाद हम देखेंगे सरहद का मसला। सरहद के लिए भी पाकिस्तान के चंद हिस्सों को, कश्मीर के चंद हिस्सों को पाकिस्तान अपना बताता है। सरहद अभी तक पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाया है। इस तरह से पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान सरहद का मसला अभी तक एक तनाज़ा बना हुआ है। उसके बाद दहशतगर्दी। दहशतगर्दी से क्या हाल होता है ये तो हम सब अच्छी तरह से जानते ही हैं बच्चों। बेइंतहा जानो माल का नुकसान होता है। तो इस तरह से दहशतगर्दी के हमले आए दिन होते रहते हैं। अगला हम देखेंगे, दोनों ममालिक के दरमियान 3 जंगें भी हो चुकी हैं। जंग से क्या नतीजा निकलता है ये तो हम सब अच्छी तरह से जानते भी हैं और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि कितना जानो माल का नुकसान होता है। ना सिर्फ सिपाही बल्कि आम अवाम पर भी इसका काफ़ी बुरा असर पड़ता है बच्चों। जंग से बेइंतहा तबाही ही आती है और कुछ नहीं। तो ये भी एक तनाज़ा बना हुआ है। ताशकंद मुआहिदा, शिमला मुआहिदा, लाहौर बस सर्विस और आगरा इजलास वगैरह तय पाए हैं आज तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान। इनको हम एक के बाद एक डिटेल से देखते जाएंगे। क्या है ये ताशकंद मुआहिदा? ये देखिए, हमारे मुल्क के उस वक्त के वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री और उस वक्त के पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने मिलकर इस ताशकंद मुआहिदे को शुरू किया था। आइए क्या है ये देखते हैं। 1965 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग हुई थी। ये जंग हिंदुस्तान के गुजरात में मौजूद कच्छ के इलाके के लिए हुई थी। हालांकि ये इलाका बंजर है मगर कई कुदरती वसाइल से मालामाल है। जैसे कि आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं कहाँ पर आता है ये कच्छ का इलाका। तो इस इलाके के लिए इसको पाकिस्तान अपना होने का दावा करता है। ये जंग 19 अगस्त 1965 से लेकर 22 दिसंबर 1965 तक लड़ी गई। जंग में भारी जानो माल का नुकसान उठाना पड़ा। आखिरकार बरतानिया की मदाखलत से 30 जून 1965 में ताशकंद मुआहिदा तय पाया और पाकिस्तान के हिस्से में 910 किलोमीटर का और हिंदुस्तान के हिस्से में 9100 किलोमीटर का रकबा आया। इस तरह से इस ताशकंद मुआहिदे पर यह जंग ख़त्म हुई। तो ये है ताशकंद मुआहिदा। आइए अब हम देखते हैं शिमला मुआहिदा क्या है, जो हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के दरमियान तय पाया था। आप लोग तस्वीरों में देख ही रहे हैं। आइए इनके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। क्या है ये शिमला मुआहिदा? 1971 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर के मामले पर जंग हुई थी, क्योंकि पाकिस्तान कश्मीर को अपना हिस्सा बताता है। जिस तरह के आप लोग तस्वीर में देख रहे हैं, वो जो ग्रीन कलर का हिस्सा नज़र आ रहा है उसे हम POK कहते हैं, यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक मकबूजा कश्मीर जिसे हम कहते हैं। तो जिसे वो POK कहते हैं। तो आखिरकार कश्मीर की हार हो गई। पाकिस्तान इस हिस्से को अपना बताता है, तो इसमें इसकी हार हो गई और 1972 में दोनों ममालिक के दरमियान शिमला मुआहिदा तय पाया। इस वक्त हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी
और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अहमद भुट्टो ने इस पर दस्तखत किए थे। तो दोनों के दरमियान ये तय पाया कि दोनों ममालिक पुराने मसाइल को ख़त्म करेंगे, अमन और शांति कायम करेंगे और एक दूसरे के साथ ताउन कायम करेंगे। तो इस मामले पर ये जंग यहाँ पर ख़त्म हुई। आप इस हिस्से को देख ही सकते हैं तस्वीर में, इसे POK कहते हैं बच्चों। इस पर पाकिस्तान अपना कब्जा जमाए हुआ था, तो इसलिए इसको पाक मकबूजा कश्मीर भी कहते हैं। आगरा इजलास उसी तरह से जिस तरह से शिमला मुआहदा तय पाया था, जिस तरह से ताशकंद मुआहदा तय पाया था, उसी तरह से आगरा में भी इस तरह का एक इजलास चलाकर दोनों में मुआहदे तय किए गए हैं। उसी तरह से हम लाहौर बस सर्विस यानी दोनों ही मुल्कों के दरमियान आने जाने के लिए नक्ल हमल की सहूलियात के लिए बस सर्विस छोड़ी गई थी, ये वो मुआहदा है। तो ये देखिए 2001 में हिंदुस्तान की पार्लियामेंट पर हमला हुआ था, आप लोग तस्वीरों में देख सकते हैं। उसी तरह से 2008 में मुंबई पर हमला और 2016 में पठानकोट पर हमला हुआ था। तस्वीरों में आप लोग देख ही रहे हैं, आइए और देखते हैं। ये देखिए, ये है 2001 में पार्लियामेंट, हमारी पार्लियामेंट पर किस तरह से टेररिस्ट अटैक हुआ था, ये आप लोग देख सकते हैं। उसी तरह से ये है 2008 में मुंबई पर हमला। देखिए हमलों में कितने जानो माल का नुकसान होता है, कितनी सारी प्रॉपर्टीज़ बर्बाद हो जाती हैं, कितना ज़्यादा नुकसान होता है, ये हम देख ही सकते हैं। ये है 2016 में पठानकोट पर हमला हुआ था, इसमें भी कई सारे सिपाहियों की और आम आदमियों की जानें गई थी। तो ये तमाम टेररिस्ट अटैक से भी एक बहुत बड़ा तनाज़ा बना हुआ है दोनों ममालिक के दरमियान। लेकिन बच्चों, इसके बावजूद भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान में अच्छे ताल्लुकात भी कायम हैं, जैसे कि खेल कूद के मामले में, तालीम के मामले में, तिजारत और व्यापार के मामले में। तमाम तनाज़ात को दूर करने की कोशिशें बातचीत के ज़रिए हल करने के ज़रिए कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी चंद मामलात में अच्छे दोस्ताना ताल्लुकात भी कायम हैं। जैसे कि आप लोग तस्वीरों में देख रहे हैं, खिलाड़ी किस तरह से एक दूसरे के साथ बहुत ही दोस्ताना ताल्लुकात रखते हुए अपना काम निभाते हैं, तालीम के मामले में, तिजारत के मामले में, वगैरह वगैरह। तो बच्चों, यहाँ पर एक सरगर्मी करना है आप लोगों को, सही जवाब बताइए। देखिए यहाँ पर फहरिस्त अलीफ में चंद जुमले दिए गए हैं, आपको सही जवाब यानी ये जुमले किस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं ये आपको बताना है। मिसाल के तौर पर क़ब्ल आज़ादी हिंदुस्तान का हिस्सा, तो इंडिपेंडेंस से पहले कौन से मुल्क से हमारा आज़ादी का हिस्सा रह चुका है, कौन सा मुल्क है वो? सही कहा आप लोगों ने, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ज़ाहिर करते हैं। उसी तरह से पंचशील के उसूलों को किस मुल्क के साथ अपनाया गया था बच्चों? ये भी आप लोगों ने सही कहा, चीन के साथ अपनाया गया था। तो अब है ताशकंद मुआहदा किस मुल्क के साथ तय पाया था? सही जवाब बताइए। जानकारी हासिल कर चुके हैं आप, ये भी आप लोगों ने सही कहा बच्चों, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को जाहिर करता है। उसी तरह से मेरा यहाँ पर चौथा सवाल है बच्चों, ब्रिक्स ममालिक की तंजीम किस मुल्क के साथ कायम हुई है, यानी कौन से दो ममालिक इसके रुकन मुल्क हैं, बताइए। आप लोग तस्वीरों में भी देख चुके हैं, जानकारी भी हासिल कर चुके हैं, ब्रिक्स किस मुल्क के साथ कायम किया गया है? ये भी आप लोगों ने सही कहा, चीन के साथ ताल्लुकात को जाहिर करते हैं। तो ये तमाम आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, मैं आप लोगों को मुबारकबाद पेश करती हूँ। आइए तो बच्चों, यहाँ पर ये सबक ख़त्म होता है और अब तक आप लोगों को हासिल हुई मालूमात के बिना पर मैं आप लोगों से चंद सवालात पूछना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग इसका सही जवाब देंगे, क्योंकि आप लोग तमाम मालूमात हासिल कर चुके हैं। आइए अब सवालात देख लेते हैं। तो देखिए, मंदरजा झैल सवालात के एक या दो जुमलों में आप लोगों को जवाब देना है। मेरा पहला सवाल है, पंचशील मंसूबे में कौन कौन से ममालिक शामिल हैं? बताइए, पंचशील किसके साथ तय पाया है? ये भी सही कहा आप लोगों ने, हिंदुस्तान और चीन के साथ ये मुआहदा तय पाया था। उसी तरह से ताशकंद मुआहदा किसके साथ तय पाया था बच्चों? दो मुल्कों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, पाकिस्तान और चीन। तो इन दोनों में से ताशकंद किसके साथ तय पाया था? सही कहा आप लोगों ने, पाकिस्तान के साथ तय पाया हुआ मुआहदा है। तीसरा यहाँ पर मेरा सवाल है, हमारी पार्लियामेंट पर हमला कब हुआ था? कौन सी ईस्वी में पार्लियामेंट पर हमला हुआ था बच्चों? सही कहा आप लोगों ने,
2001 में पार्लियामेंट पर हमला हुआ था। उसी तरह से मुंबई पर हमला कब हुआ था बताइए? बिल्कुल सही, 2008 में। और पठानकोट पर हमला कब हुआ था? ये भी सही कहा आप लोगों ने, 2016 में। तो आइए मेरा चौथा सवाल देख लेते हैं। हमारे पहले वजीर आजम कौन थे? सही कहा आप लोगों ने, जवाहरलाल नेहरू। तो इन्होंने ही पंचशील के उसूल को अपनाया था और चीन के साथ मुआहदा तय किया था। उस वक्त हमारे वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू थे और उसी तरह से चीन के वजीर आजम चौन लाई मौजूद थे। तो आइए अगला सवाल देख लेते हैं। मेसोपोटामिया की तहजीब कहाँ एकसा पाई जाती है? किन किन ममालिक में इस तहजीब को हम देख सकते हैं? सही कहा आप लोगों ने, हिंदुस्तान और चीन के दरमियान ये तहजीब पाई जाती है। ये हड़प्पा और मोहनजोदारो की तहजीब जो है, मेसोपोटामिया की तहजीब जो है, वो बहुत ही कदीम तहजीबों में से एक है। तो ये तहजीब दोनों ही मुल्कों में फैली हुई थी। दोनों ही मुल्कों में इसके बक़ियात को हम आज भी देख सकते हैं। तो आइए मेरा अगला सवाल देख लेते हैं। मुल्क पाकिस्तान के साथ कौन कौन से मसाइल शामिल हैं? अभी हमने बहुत सारे मसाइल को देखा, बहुत सारे दोस्ताना ताल्लुकात को भी देखा। तो बताइए पाकिस्तान के साथ कौन सा मसले हमारे चल रहे हैं जो बहुत ही आम है? सही जवाब दिया आप लोगों ने, जम्मू कश्मीर का मसला चल रहा है। यानी पाक मकबूजा कश्मीर के लिए पाकिस्तान हमेशा आए दिन इस पर हमले करते रहता है। दूसरा, दहशतगर्दी का मसला यहाँ पर चल रहा है। तीसरा, पानी का मसला, यानी पानी की तकसीम के लिए जो नदियाँ यहाँ पर और वहाँ पर बहती हैं, उन दोनों नदियों के पानी की तकसीम के लिए भी हमेशा से एक तनाज़ा बना हुआ है। और यहाँ पर चौथा मसला है सरहद का मसला, यानी बॉर्डर लाइंस के लिए कौन सी हमारी बॉर्डर लाइंस है, कहाँ तक है, कहाँ तक नहीं, इसके लिए भी तनाज़ा हमेशा चलता आया है। तो बच्चों यहाँ पर मेरा 7वां सवाल देख लेते हैं। शिमला मुआहदा कब तय पाया था? किस ईस्वी में शिमला मुआहदा और किसके साथ, ये भी बता दीजिए। सही कहा आप लोगों ने, शिमला मुआहदा पाकिस्तान के साथ तय पाया था और 1972 सनी ईस्वी में तय पाया था। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। आइए आखिरी सवाल का जवाब दीजिए। कौटिल्य ने कौन सी तसनीफ लिखी थी? ये भी आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा है बच्चों, अर्थशास्त्र नामी एक तसनीफ को कौटिल्य ने लिखी थी। कौटिल्य कौन है? इनको एक और नाम कौन सा है ये भी हम जानते हैं। कौटिल्य को हम चाणक्य भी कहते हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दौर में मौजूद थे। तो इन्होंने अर्थशास्त्र नामी तसनीफ लिखी और इसमें दोनों ही ममालिक के रिश्तों को इन्होंने साफ बताया है। तो इन तमाम लिहाज से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात हम देख सकते हैं। आप लोगों ने सही जवाब दिया, मैं आप लोगों को मुबारकबाद देती हूँ। आइए अब होमवर्क क्वेश्चंस यानी घर पर काम देख लेते हैं। मेरा पहला सवाल है बच्चों, हिंदुस्तान का नक्शा खींचकर पड़ोसी ममालिक की निशानदेही कीजिए। आप लोगों को साफ सुथरा अपने हाथ से नक्शा खींचना है और तमाम पड़ोसी ममालिक की निशानदेही करना है। और मेरा दूसरा सवाल है, हिंदुस्तान और चीन के दरमियान मौजूदा ताल्लुकात को बयान कीजिए। पुराने ताल्लुकात हम देख ही चुके हैं, उसके साथ साथ आज के मौजूदा ताल्लुकात क्या हैं वो भी आप लिखेंगे। उसके बाद मेरा यहाँ पर तीसरा सवाल है बच्चों, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को बयान कीजिए। पुराने ताल्लुकात भी लिखिए और आज के जदीद नए ताल्लुकात किस तरह के हैं ये भी आप अपने जवाब में ज़रूर लिखिए। और उसी तरह से मेरा यहाँ पर चौथा सवाल है, दुनिया के नक्शे में चीन और पाकिस्तान मुल्क की निशानदेही कीजिए। चीन को आप जानते हैं, पाकिस्तान को आप जानते हैं और ये सरगर्मी हम अपनी पहली क्लास में कर भी चुके हैं। तो बच्चों दोनों ही मुल्कों को दुनिया का नक्शा लीजिए और उसमें हिंदुस्तान के बाजू में पाकिस्तान और चीन की निशानदेही सही लगाइए। तो बच्चों आइए यहाँ पर अमली सरगर्मी देख लेते हैं। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के कौमी झंडों की तस्वीर इकट्ठा करें और एक एल्बम तैयार करें। आप लोग जानते हैं तमाम के अलग अलग कौमी झंडे होते हैं, तो आप उनके तस्वीर को इकट्ठा कीजिए और एक एल्बम तैयार कीजिए। और ये तमाम घर पर काम और अमली सरगर्मी करने के बाद आप ज़रूर अपने असातिज़ा से करेक्शन करवा लें, जांच करवा लें। तो बच्चों मैं समझती हूँ आज का सबक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आप इसको याद रखेंगे और एग्ज़ाम में यूज़ करेंगे। तो बच्चों अगले क्लास में हम दोबारा मिलेंगे इसी यूनिट को कंटिन्यू करने के लिए। तब तक इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। अनुदिन अनुक्षण ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ
ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.